सारे प्रश्न एक जगह पर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से हमने इतिहास का एक वीडियो दिया था बच्चों को, जिसको 1.5 लाख बच्चों ने देख करके, और उसके बाद इस पे 5000 कमेंट मात्र एक दिन के अंदर। बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों, समझते हैं हमारे लिए कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। बच्चों पहला जो चैप्टर हमारे पास में है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर से यदि सवाल बनेगा तो संसाधन के ऊपर ही बनेगा। अब संसाधन में कैसे बनेगा, देखो संसाधन का अर्थ बताते हुए इसके वर्गीकरण को समझाइए। यानी संसाधन का अर्थ बताना है और बाद में इसके वर्गीकरण, यानी भैया हमें इसको वर्गीकृत करके दिखाना है कि इसके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है कि भैया भू संसाधन का अर्थ लिखिए। ये वाला सवाल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ में यह भी सवाल बनेगा कि संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, व्याख्या कर दो। ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है। आगे देखिए अगला सवाल क्या है कि मृदा से आप क्या समझते हैं, यानी मिट्टी से आप क्या समझते हैं। जहां पे आप लोगों को बताना पड़ेगा कि मिट्टी के प्रकार, जैसे काली मिट्टी या जो हमारी जरूर मृदा हो गई, या फिर पीली मिट्टी, या फिर हमारी लाल मिट्टी, है ना। अब ये बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल हमारे पास बनता है वो है भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप का वर्णन कर दीजिए। यानी भारत में कैसे भूमि का उपयोग किया जाता है इसके बारे में बात करनी है। उसके बाद हमें बताना है कि 1960 से 61 से वन के अंतर्गत जो हमारे क्षेत्र आ रहे हैं उनके महत्वपूर्ण, कह रहे हैं कि उनमें जो है महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो इस सवाल का जवाब भी आपको बताना होगा। अगला है मृदा अपरदन का कार्य अर्थ बताना है आपको, और भूमि निम्नीकरण से क्या अभिप्राय है। बच्चों ये हमारे 6 सवाल बनते हैं और इन्हीं 6 सवालों से ही आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन आप चाहते हैं ना कि हमारा कल बोर्ड का पेपर है, इन 6 में भी कोई अब हमें आधा कर दे, वो वाले सवाल सर केवल हम कर लें ताकि हमारा काम हो जाए। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है ये सारे प्रश्न तैयार करना मेरे प्यारे बच्चे। आगे देखो, अब जो दूसरा सवाल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं। दूसरा सवाल, फिर उसका तीसरा सवाल हमारे पास जो है वो क्या है, मृदा से आप क्या समझते हैं, और अगला कि मृदा अपरदन का अर्थ बता दूं। ये 3 सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार करके ही जाना है, इनमें आप कोई लापरवाही नहीं कर सकते। अगला जो चैप्टर है हमारा जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। अब यहां पर कौन सा सवाल बनेगा, देखो जरा ध्यान से। वनों की हानि से क्या आशय है और वनों से कौन कौन सी हानियां होती हैं उसके बारे में आपको बताना है, और साथ साथ में वनों की हानि से 3 प्रभावों का आपको क्या करना है, उल्लेख करना है कि जब वन की हानि होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। अगला जो सवाल बनेगा वनों के किन्हीं 4 लाभों का, यानी आपसे वनों की हानियों के बारे में पढ़ना है, आपको वनों के लाभों के बारे में पढ़ना है। और हाँ, अभी मैं इसमें एक वन जीव संरक्षण अधिनियम वाला प्रश्न भी बता दूंगा, वो भी आप लोगों को नोट करना है। अगर ना भी लिखा मिले ना तो वन जीव संरक्षण अधिनियम पर टिप्पणी लिखने को आती है बोर्ड पेपर में। आगे बात करते हैं भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। यानी कि अब लो वही वाला सवाल बन ही गया ना, तो ये वाला सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पास पहला सवाल जो है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। याद रखिए, जल का संरक्षण, मृदा का संरक्षण, ये संरक्षण वाले सवाल बोर्ड के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगला बच्चों जो हमारे पास सवाल है वो है जैव विविधता क्या है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यहां पर आपको बताना होगा। फिर उसके बाद भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कर दो। यहां पर आपको वनों के बारे में भी पढ़ना है, जैसे आरक्षित वन क्या होते हैं, रक्षित वन क्या होते हैं, अवर्गीकृत वन क्या होते हैं, इनमें आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो भैया ये जितने सवाल बताए हैं ये हमें दूसरे चैप्टर के लिए तैयार करना है। तीसरे चैप्टर पे आते हैं और आखिरी में हम आपको एक ऐसी गोल्डन टिप देंगे ना कि इन पूरे जितने भी सवाल बताएंगे इनमें से केवल आधे ही तैयार कर लो, काम हो जाएगा। वो आपको समझना है, अभी हम आपको बताएंगे। अब तीसरा जो चैप्टर आता है वो क्या है, जल संसाधन। तो जल संसाधन है तो हमने कहा कि भैया हमें जल संसाधन से क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न तैयार करना है। और हमें यह प्रश्न तैयार करना है कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं या जल संरक्षण आप कैसे करोगे, है ना। तो ये सवाल तो छोड़ के ही नहीं जाने आप लोगों को। तो भारत में इसका क्या महत्व है, भैया हर देश में महत्व होता है लेकिन भारत में पूछ लिया अलग से। उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना के 3 लाभों का आपको उल्लेख करना है। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल, ठीक, और उसके बाद एक नागार्जुन, ये याद करके ही जाना है। ठीक, जितनी नदियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, बांधों के बारे में पढ़ लेना,
और एक सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अभी आपको लिखा हुआ दिखेगा, वो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, इससे कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होती है, यह सवाल बनेगा। अब है हमारे पास नागार्जुन सागर परियोजना जो कि भी हमने बताया आप लोगों को, और यह बन गया हमारे इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, वो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ बता दो और हानियां बता दो। ये डब्बे का झंझट छोड़ वो तैयार करके ही जाना है इस चैप्टर के लिए। और भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारण बताना है आपको, यानी कि भैया जल का संरक्षण क्यों जरूरी है और जल दुर्लभता का मतलब जल की कमी क्यों हो रही है, इसके बारे में बात करना है। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं, ये वाला प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भैया चौथा और छठा प्रश्न, ये 2 प्रश्न जो है ना वो एक दूसरे से ही संबंधित है, एक तैयार करोगे दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। अब सर इन 5-6 प्रश्नों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, दामोदर वाला और जल वाला और टिहरी बांध परियोजना पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक, तो ये 7 सवाल हमारे हो जाते हैं। एक छोटा सवाल, भारत में जो है जल दुर्लभता क्या है, वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियां। तो भैया एक बात बता देता हूं, अगर ये तैयार कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इनमें से जितने हमने प्रश्न आपको बताए हैं वो अच्छे से तैयार करके जाना है, और ये जल दुर्लभता वाला आप इंपॉर्टेंट नोट कर लो। ठीक है, तो हमारे 3 चैप्टर हो जाते हैं। चौथा जो चैप्टर होता है वो आता है हमारे पास कृषि। अब कृषि से बिना देखे एक सवाल बता रहा हूं और नोट कर लो, यही आएगा बोर्ड के पेपर में। कृषि से तुम्हारे बोर्ड के पेपर में सवाल बनेगा कि भारत में कृषि की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, है ना, भारत में कृषि किस प्रकार से होती है, या ऐसे बन सकता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसका वर्णन करके बताइए। ठीक, क्यों है कृषि प्रधान देश, इसके बारे में बताना है। ठीक, तो चलो देखो, भारत में कृषि की 3 विशेषताएं, ये सवाल बनेगा बोर्ड के पेपर में। अगला बनेगा झूम कृषि से आप क्या समझते हैं, ये कहां कहां पर होती है, इसके अन्य नाम क्या होते हैं। उसके बाद भारत में गेहूं की खेती, अब यहां पर मैं बताऊं तो एक गेहूं की खेती, एक चावल की खेती और एक गन्ना। नोट कर लो इस पॉइंट को, क्या बताया सर ने, एक बताया गेहूं की खेती, एक बताया गुरुदेव ने चावल की खेती और एक बताया गुरुदेव ने गन्ना की खेती। हाँ, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो जूट वाला भी प्रश्न तैयार कर लेना। ठीक, तो जूट यानी जिसको पटसन कहा जाता है, इसकी खेती के बारे में पढ़ लेना। अब सर इसकी खेती के बारे में क्या पढ़ना होता है बताएं, चलो देखो, इसके बारे में पढ़ना होता है कि भैया इसकी भौगोलिक दशाएं, इसके उत्पादन क्षेत्र और इसका क्या महत्व है, ये खेती कहां कहां पर होती है, इसके बारे में ये तीनों जो पॉइंट होते हैं, ये तीनों चारों के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लेना कि भैया चावल की खेती कैसे होती है, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो कहां पर होती है, कौन से राज्यों में बहुत ज्यादा होती है, ठीक, या सबसे ज्यादा चावल कहां पैदा होता है। तो ऐसे सवाल जब छोटे छोटे तैयार कर लोगे ना तो बड़ा सवाल ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाएगा। अगला बनता है भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। ये सवाल सबसे बड़ा बवाल, बच्चों याद रखना, यही बनेगा बोर्ड के पेपर में। और एक बनेगा ये भारत वाला, जो गेहूं, भारत में गेहूं की खेती के बारे में। ठीक, तो 2 सवाल हमारे पास हो गए। अगला बनता है हमारे पास चावल की खेती, जैसे अभी हमने बताया कि भैया चावल वाला तैयार कर लेना। फिर उसके बाद बनता है मेरे प्यारे बच्चों मोटे अनाज, भारत में ज्वार, बाजरा, रागी, इनके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। भैया हमें मोटे अनाजों का उल्लेख करके बता दो और इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। यानी प्रश्न को बनाकर भी लिख सकते हो, तुम्हें नहीं आ रहा ना सोशल साइंस में कुछ भी, लेकिन कम से कम प्रश्नों को बनाकर तो लिख सकते हो ना, छोड़ के एक भी प्रश्न नहीं आना है। ठीक, तो सर चौथे चैप्टर के हमारे पास इस तरीके से 7 सवाल थे और ये गन्ना वाला जो हमने आपको बताया वो तैयार करना। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक हमारे पास गेहूं वाला, एक भारतीय अर्थव्यवस्था, एक हमारे पास चावल वाला प्रश्न और मोटा अनाज और भारत में गन्ना उत्पादन। तो इतने सवाल छोड़ना नहीं है बच्चों। ठीक, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है 5वां। अब यहां से 2 सवाल बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला सवाल है हमारे पास कि जल करें ऊर्जा संसाधन से क्या आशय है और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। 2 चीजें याद करनी है इस चैप्टर में, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ये सवाल छोड़ के नहीं जाना है बच्चों। ठीक, तो सर हमने बताया, और भारत में लौह अयस्क के वितरण का उल्लेख कर दीजिए, अभ्रक की उपयोगिता बता दीजिए, और आखिरी में एक सवाल बनेगा हमारे प्यारे बच्चों ये वाला कि भैया भारत के, अभी आगे आएगा आपका, हाँ, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ के नहीं जाओगे। पहला हमारा है क्या कि परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, और दूसरा बनता है हमारे प्यारे बच्चों जो कि है गैर परंपरागत स्रोत। ठीक, और तीसरा एक और है जो कि लौह। तो बच्चों 3 प्रश्न इस चैप्टर से भी तैयार करना।
अब आता है हमारे पास छठा प्रश्न, छठा चैप्टर कि भारत में 3 प्रदेशों के सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्रों का वर्णन कर दो। यानी अहमदाबाद में बताइएगा, कानपुर में बताइएगा, है ना, या आप अहमदाबाद हो गया, कानपुर हो गया, उसके बाद साथ साथ में आप मुंबई में बता सकते हो कैसे कपड़ा उद्योग जो है काम करता है। फिर उसके बाद कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है। यह सवाल कई बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है और ये कई बार पढ़ाया भी गया है। अगला बनता है कि स्वामित्व के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण कर दो। इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर अगला बनता है भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं। ठीक, भारत में कैसे औद्योगिक विकास हुआ है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये प्रश्न भी आप तैयार कर सकते हो। लास्ट चैप्टर हमारे पास में, उसके बाद फिर गोल्डन टिप आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो भैया इसमें आप रेल परिवहन वाला प्रश्न तैयार करेंगे और उसके बाद परिवहन और संचार के साधन, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा में क्यों माने जाते हैं। यह सवाल कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। और निम्नलिखित का वर्णन करना है जिसमें आपको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के बारे में पढ़ना है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग वही है दिल्ली मुंबई चेन्नई और किसको जोड़ता है, हमारे कोलकाता को, चारों को जोड़ता है। ठीक है, तो वो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग हो गया। एक सवाल बनेगा लास्ट में, संचार सेवाओं का अर्थ आपको बताना है। बस यहां से हमारा पूरा भूगोल होता है समाप्त। अब सर बताइए कि सर गोल्डन टिप क्या है। गोल्डन टिप बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये संपूर्ण इतिहास के भी हम ऐसे बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। हमने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल बताए हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। जितने सवाल बता दूं उससे बाहर एक भी बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा। पहले चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो संसाधन वाला प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम दूसरे चैप्टर के बारे में बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से आप क्या समझते हैं और भारत में इसका संरक्षण कैसे किया जाता है। अगला जो हमारा तीसरा चैप्टर बनता है जल संसाधन वाला, इस चैप्टर में आपको याद रखना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में, यहां से सवाल हमारे पास बनने वाला है। उसके बाद अगर हम चौथे चैप्टर की बात करें, कृषि के बारे में बात करें, तो यहां पे गेहूं, गन्ना, चावल और साथ साथ में जूट, इस पे एक सवाल बनना 100% तय है। उसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों, पांचवें चैप्टर पे चलते हैं। पांचवें चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन और परंपरागत संसाधन, यहां से सवाल हमारे प्यारे बच्चों बनना तय है। अब हमारे पास आता है छठा चैप्टर। छठे चैप्टर में अगर बात करें तो कुटीर और लघु उद्योग वाला प्रश्न बनेगा और एक सवाल और आपका बन जाता है कि भैया ये टिप्पणी लिखने को आ जाता है और संचार सेवा वाला तैयार कर लेना। लास्ट चैप्टर में हमारे पास यहां से हो चुका है समाप्त, क्योंकि टोटल हमारे पास 7 ही चैप्टर थे। तो बच्चों संपूर्ण इतिहास की अगर बात करें तो ये वाला आप वीडियो जरूर देखिएगा, लाखों बच्चों ने देखा है। अब आप मुझे बताइएगा, मैंने भूगोल के सवाल दे दिए आपको, सारे प्रश्न बता दिए मैंने, सात प्रकार से 5000 कमेंट्स आती हैं हमारे पास फिर से, या मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा कमेंट्स होंगी मैं उतना जल्दी इसका पार्ट 3 लेकर के आऊंगा। तो भैया पार्ट 3 में आप क्या चाहते हैं, पहले हम नागरिक शास्त्र के बता दें या फिर पहले हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के बता दें, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ये सारे चैप्टर्स जो आज हमने भूगोल के साथ बताए हैं ये पूरा